हाँ तो दोस्तों हम बात कर रहे थे संख्याओं की। तो संख्याएं उन्हें कहते हैं जो संख्याएं जिसकी हम गिनती करते हैं, जब बोलते हैं हम उनको हम संख्याएं कहते हैं। उनको जब किसी लिपि में लिख दिया जाता है, यानी कि 1 2 3 4 अगर इस तरह से गिनती में लिख दिया गया है तो फिर इन्हें हम संख्यांक बोलते हैं। इस तरह से आपने देखा होगा, लिखा भी होगा, तो कई तरह से लिखा हुआ देखा होगा। तो इसमें क्या अंतर है, इनको क्या बोलते हैं, इसे क्या बोला जाएगा? तो देखिए ये है लिपियाँ, गिनती की लिपियाँ, संख्याओं की लिपियाँ। अगर इनके अंकों के रूप में लिख दिया जाता है संख्याओं को तो उन्हें संख्यांक कहते हैं। जब उनको पढ़ा जाता है तो उन्हें संख्याएं कहते हैं। और यह है संख्याओं की लिपियाँ। यह जो है वह यह है हिंदू अरबिक लिपि, यह है देवनागरी लिपि और यह है रोमन लिपि। यानी कि यह देवनागरी की संख्याएं हैं और यह हिंदू अरबिक है और यह है रोमन लिपि। ठीक, तो ये 3 तरह की लिपियाँ मुख्य रूप से हैं। इस तरह से गुरुमुखी लिपि में भी होगी। तो जितनी तरह की लिपियाँ होती हैं उनमें संख्याएं अलग अलग तरीके से सिंबल के रूप में लिखी जाती हैं, तो उनको लिपि के आधार पर कहते हैं। अब जो न्यूमरेशन होता है, यानी कि इनका जब नेमिंग किया जाता है तो नेमिंग कैसे किया जाता है, इंडियन जो नेमिंग सिस्टम है उसमें हम लोग जानते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ ऐसे आता है। और जब इंटरनेशनल देखा जाता है तो उसमें क्या होता है, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, ट्रिलियन, इस तरह का होता है। तो इसका एक चार्ट आपको हम बना देते हैं। आप देखिए दोस्तों, ये देखिए आपके सामने इंडियन सिस्टम है न्यूमरेशन का, जिसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 अरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पद्म, 10 पद्म, शंख और 10 शंख, 10 शंख। इस तरह से संख्याओं का नामकरण किया जाता है। इसी तरह से अगर इंटरनेशनल सिस्टम में देखा जाए तो यहाँ सबसे पहले 1s, फिर 10s, फिर 100s, फिर उसके बाद 1000s, 10,000s, फिर 100,000s, इसके बाद मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, अब दोनों में कंपैरिजन कीजिए। दोनों में जो है आप तुलना कीजिए कि क्या समानताएं हैं और क्या भिन्नताएं हैं दोनों में, इंटरनेशनल और इंडियन में। अगर इंडियन सिस्टम और इसको ध्यान से देखेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा सेम है दोनों में, 1s, 10s, 100, ठीक है यहाँ तक, ठीक है। फिर आता है 1000, 10,000, ये भी ठीक है। अब यहाँ से चेंज होता है, यहाँ लाख आता है और यहाँ 100,000, यानी 1 लाख कितने के बराबर होगा, 100,000 के बराबर होगा। 1 लाख 100,000 के बराबर होगा। और 10 लाख 1 मिलियन के बराबर होगा। 1 करोड़ 10 मिलियन के बराबर, 10 करोड़ 100 मिलियन के बराबर। इसमें अगर देखा जाए तो हर 2 के बाद नाम चेंज हो जा रहा है। अगर 3 ये छोड़ दिया जाए, ये एक जो है एक पीरियड ये हो गया, इसका एक पीरियड ये है, ठीक है, एक अंतराल। दूसरा अंतराल इसका 1000 और 10,000 का है। और इसमें जो दूसरा अंतराल है वो 3 है, 3 श्रेणियों का, 3 अंकों का है। और इसमें फिर अगला अंतराल देखा जाए तो लाख, 10 लाख 2 अंक आएंगे, करोड़ 10 करोड़ 2 अंक आएंगे, अरब 10 अरब यहाँ भी 2 अंक आएंगे, और 10 खरब में भी यहाँ भी 2 अंक पर क्या होगा, पीरियड बदल रहा है इसका। जबकि इंटरनेशनल में हर 3 अंक पर पीरियड बदलता है, ठीक है। तो इस तरह से अगर कोई संख्या दी गई है
और इसमें जब नामकरण होता है तो इस तरह से नामकरण किया जाता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 8 करोड़ 34 लाख, यहाँ पे 10 लाख करोड़, हाँ 8 करोड़ 34 लाख 23,576। तो इसमें जो यहाँ पीरियड है उतने पर कामा लगाया जाता है। यहाँ 3 अंक है, 3 पीरियड एक जैसा है तो 3 अंक पर 1 2 3 अंक पर यहाँ कामा लग जाएगा। ठीक है, इससे जो है कामा को देख करके हम आसानी से जान सकते हैं कि यहाँ तक एक पीरियड है, यानी कि यहाँ तक एक साथ पढ़ा जाएगा। हर 2 अंक के बाद पीरियड लग रहा है, यानी कि 8 को अलग पढ़ा जाएगा, 34 को अलग, 23 को अलग। अगर यही कामा न होता तो हम कहीं 83 पढ़ सकते थे गलती से, कहीं 42 पढ़ सकते थे तो गलत हो जाता। ये कामा लगाया जाता है ताकि पता चल जाए कि कितना इसका पीरियड है, कितना कितना अंक जो है एक साथ पढ़ना है। अब पीरियड से पता चल गया, इंडियन में पहली संख्या 3 अंक पे लगती है, पहला पीरियड 3 अंक का, उसके बाद 2-2 अंक का होता है। जबकि इंटरनेशनल सिस्टम में अगर कोई संख्या लिखी है, मान लीजिए ये संख्या है इस तरह से, और इसमें पीरियड जो होता है 3-3 अंक का होता है, हर 3 अंक पर लगेगा, हर 3 अंक पर कामा लगेगा। और इसको पढ़ते समय इन दोनों को एक साथ पढ़ रहे थे, इन दोनों को एक साथ पढ़ रहे थे, इसको अकेले, फिर इसको दोनों को एक साथ पढ़े थे। दोनों को एक साथ पढ़ने पर इसको हम 34 पढ़ते हैं, इसको दोनों साथ पढ़ने पर 23 पढ़ते हैं। लेकिन इन तीनों को अगर साथ पढ़े तो क्या पढ़ेंगे, 287, यानी कि 287, और यहाँ 623। इतना पढ़ने के बाद पीरियड का नाम लिया जाता है। जैसे ये वंस का पीरियड है ये वाला, फिर 1000, 10,000, 100,000, 1000, 10,000, 100,000, यानी कि यह पीरियड जो है ये 1000 का है। फिर उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, यह पीरियड है मिलियन का, मिलियनियम। और यह पीरियड है 1000 का, ये पीरियड है वंस का। और यह पीरियड है मिलियन के बाद बिलियन आता है, बिलियन के बाद फिर ट्रिलियन आएगा, यानी ये हो गया बिलियन, फिर 10 बिलियन और 100 बिलियन। इस तरह से 3-3 पर जो है यह इसका पीरियड बदलता है। तो इसको जब पढ़ा जाएगा तो क्या पढ़ा जाएगा, 4,287,623,000 और 456, इस तरह से, यानी 3 अंक को पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद उसके पीरियड का नाम रखेंगे। उसी तरह से जैसे यहाँ 2 अंक को पढ़ते थे 34, उसके बाद इसका पीरियड क्या है, पीरियड इसका है यह इकाई का पीरियड, यह हजार का, यह लाख का और यह करोड़ का। तो 8 करोड़ 34 लाख 23,576, इस तरह से, यानी कि पीरियड को अलग करके हम इनके नाम जो है देख सकते हैं। और इसमें इसी तरह से 3-3 अंक पर वंस, 1000, मिलियन, बिलियन और इसके बाद ट्रिलियन। और इकाई में इसमें क्या है, लाख है, करोड़ है, अरब है, खरब है, नील, पद्म और शंख है। ठीक है दोस्तों, इसके आगे पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं स्थानीय मान के बारे में। हाँ तो दोस्तों आइए, स्थानीय मान में आपका स्वागत है। स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू में क्या है, किसी भी संख्या का हम प्लेस पता कर लेंगे और उसकी उस प्लेस पर क्या उसकी वैल्यू होगी वो हमें पता करना है। अब जैसे कि 3 किस प्लेस पर है, ये सैकड़ा के प्लेस पर है। 3 किस प्लेस पे है, किस जगह पर, सैकड़ा पर है, तो इसमें हम सैकड़ा से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 300, यानी कि इस जगह पर अगर 3 है तो इसकी वैल्यू 300 है। अगर यही 3 यहाँ होता तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 3 में हम 1 लाख का गुणा करेंगे तब जा करके इसकी वैल्यू 3 लाख हो जाएगी। यानी अपनी स्थिति के अनुसार इनकी वैल्यू बदलती रहती है, तो स्थानीय मान कहलाते हैं। अपनी जगह के अनुसार इनकी वैल्यू बदलती रहती है। तो किसी भी संख्या में अगर किसी अंक का हमें स्थानीय मान निकालना है तो शॉर्ट में हम क्या करेंगे, ये गुणा उड़ा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, जैसे कि अगर हमें 8 का निकालना है तो हम सीधा 8 लिखेंगे और इसके बाद जितने अंक हैं उतने 0 लगा देंगे,
4 अंक है तो 4 जीरो लगाओ, काम ख़त्म करो। ठीक है, तो कोई भी संख्या हो 4 8 6 2 3, 8 का निकालना है, 8 के बाद 3 जीरो, 4 का निकालना है तो 4 के बाद 4 जीरो, जितने अंक उसके बाद लिखे हों उतने जीरो लगा दो, स्थानीय मान आ गया। और दूसरा होता है अंकीय मान। अंकीय मान क्या होता है? अंकीय मान का मतलब कि फेस वैल्यू, फेस वैल्यू सभी के चेहरे का एक वैल्यू होता है, कीमत होती है। यानी कि उसकी कोई किसी की पहचान ज़्यादा है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, किसी की पहचान कम है तो उसकी वैल्यू कम होगी। तो फेस वैल्यू क्या है कि अंक को देख करके उसके मान का पता लगाना। जैसे कि इस 8 की वैल्यू क्या है, 8 का फेस क्या है, 8 की तरह है तो 8 ही रहेगा, यानी 8 का फेस वैल्यू क्या है, 8 ही होगा। ये चाहे किसी भी जगह पर हो। 3 यहाँ भी है तब भी इसका फेस वैल्यू 3 है, यहाँ है तब भी इसका फेस वैल्यू 3 ही है। अंकीय मान उस अंक का मान ही होता है। जैसे इसमें अगर पूछें 2 का अंकीय मान 2 ही होगा, 4 का अंकीय मान 4 होगा। अंकीय मान जो है स्थान के अनुसार बदलता नहीं है, जो अंक है वही उसका मान है। तो फेस वैल्यू क्या होता है, वही अंक उसका फेस वैल्यू कहलाता है जिस अंक की पूछे। ठीक है, तो स्थानीय मान अपने स्थान के अनुसार परिवर्तित होता रहता है, जबकि अंकीय मान कांस्टेंट रहता है, बदलता नहीं है। एक चीज़ और पूछा जाता है ऐसी कौन सी संख्या है जो कहीं पर भी रख दिया जाए उसकी स्थानीय मान नहीं बदलती है, समान रहती है। ऐसी कौन सी संख्या है जिसका मान नहीं बदलता है, स्थानीय मान नहीं बदलता है? तो ऐसी संख्या है जैसे कि यहाँ 6 है, अब 6 इसके बगल में यहाँ आ जाए तो इसका स्थानीय मान क्या होगा, बदल जाएगा। 6 के बाद 5 जीरो लग जाएंगे, और यही 6 यहाँ है तो इसके बाद केवल 2 जीरो लगेंगे। इसका मान बदल रहा है, स्थानीय मान। लेकिन एक ऐसी संख्या होती है जो कहीं भी रख दो उसका स्थानीय मान एक समान रहता है। ऐसी कौन सी संख्या है? ऐसी संख्या है जीरो। जीरो को कहीं भी रखो, उसमें 1000 का गुणा करो, जीरो में 1000 का गुणा करो तब भी जीरो आना है, जीरो में 100 का गुणा करो तब भी जीरो आना है। जीरो में किसी भी संख्या का गुणा करें जब जीरो ही आना है तो हम संख्या में बीच में चाहे जहाँ रख दें, जैसे 0 3 2 0 8 6 2, तो यहाँ भी स्थानीय मान जीरो का जीरो ही आएगा, यहाँ भी स्थानीय मान इसका जीरो ही आएगा। तो जीरो वह संख्या है जो किसी भी संख्या में कहीं पर भी रहे उसका स्थानीय मान नहीं बदलता है, कांस्टेंट रहता है। तो स्थानीय मान और आप समझ गए, स्थानीय मान और अंकीय मान। अब आते हैं कंपैरिजन पर, कोई संख्या कितनी बड़ी है कितनी छोटी है इसको पहचानेंगे। अब इसमें हम प्राकृतिक संख्याओं को भी देखेंगे, यानी कि रियल नंबर को भी देखेंगे, और उसके बाद कुछ भिन्न को भी देखेंगे, उसमें रियल नंबर में ही आएंगे वो भी। रियल नंबर्स को हम क्या करेंगे, अब देखेंगे कि उसका मान किसका बड़ा है किसका छोटा है। दोस्तों अब आते हैं हम तुलना पे, कंपैरिजन करने पे। 2 संख्याएं लिखी गई हैं, इनको जो है कंपेयर करके बताओ कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है, यहाँ पे भरना है। ठीक है, तो इसको हम कैसे पहचानते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है? तो तुलना करने के लिए अगर वास्तविक संख्याओं की बात करें, रियल नंबर की, रियल नंबर्स में 3 नियम होते हैं जिसके आधार पर आप पहचान सकते हैं। पहला नियम है अंकों की संख्या देखी जाए कि कितने अंक हैं किसमें, कितने अंक हैं इन दोनों में। इसमें सबसे पहले पॉजिटिव नेगेटिव देख लो। पॉजिटिव यानी कि अगर यह प्लस है और एक ऋण में है तो प्लस वाला ऑलरेडी बड़ा होगा, ऋण वाला छोटा होगा। दूसरी चीज़ यह क्या है, अंकों की संख्या देखो, अंक कितने हैं इसमें, इसमें 4 अंक हैं, इसमें 3 अंक हैं, तो 4 अंक वाला बड़ा होगा, यानी अधिक अंक वाला संख्या बड़ा होगा। लेकिन ध्यान रहे कि दशमलव वाला संख्या मत गिनना, जैसे 48.683 और 48.47.2। अब बताओ इसमें 5 अंक है इसमें 4 ही अंक है, कौन सा बड़ा हुआ? तो बड़ा तो ये हुआ, क्योंकि इसमें
जब दशमलव आने में गिनते हैं तो हम दशमलव के पहले गिनते हैं कि कितने अंक हैं। यहाँ दशमलव के पहले कितने अंक हैं 3, और यहाँ दशमलव के पहले केवल 2 अंक हैं, तो बड़ा यह हुआ। ठीक है, अंक जो है अगर समान हुआ कि अंक इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है, तब क्या देखेंगे, तब सबसे आगे वाला अंक देखेंगे, सबसे पहला अंक। सबसे पहला अंक जिसका बड़ा होगा वह संख्या बड़ी होगी। यानी कि यहाँ 3 है, यहाँ 8 है, तो 8 वाला बड़ा हो गया। इसमें 2 अंक हैं, इसमें 3 अंक हैं, चलो हम यहाँ भी 3 अंक बना देते हैं आगे। तो हम सबसे पहले आगे की संख्या देखेंगे कि यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, क्या बराबर लगा दें बीच में कि दोनों बराबर हैं? नहीं। अब इसके बाद वाली संख्या देखेंगे, इसके बाद जो है जो संख्या है उनमें कौन सा बड़ा है। इसके बाद 4 है, इसमें 4 के बाद 7 है, तो कौन सी बड़ा हुआ, कौन सी बड़ी हुई, ये वाली। यहाँ 4 है, यहाँ 7 है, तो ये वाली संख्या बड़ी हो गई। कहने का मतलब कि पहले पॉजिटिव निगेटिव देख लीजिए, फिर उसके बाद देख लीजिए अंकों की संख्या कितनी है। अंकों की संख्या देखने के बाद आगे वाले संख्याओं को देखिए। सबसे पहले संख्याओं को देखिए कि कौन सी संख्या बड़ी है। जिस संख्या में पहला अंक बड़ा होगा वह संख्या बड़ी होगी, और अगर पहला अंक समान हो गया तो उसके बाद वाला अंक देखेंगे। मान लीजिए कि इसके बाद वाला भी अंक समान हो गया, तब क्या करेंगे, जैसे कि यह कोई संख्या है जिसमें पहला अंक भी समान है, दूसरा अंक भी समान है, तो हम उसके भी बाद वाला संख्या देखेंगे। ये तीसरा अंक जिसका बड़ा होगा वो संख्या बड़ी कही जाएगी। ठीक है। और तीसरी चीज़ आती है कि दशमलव के पहले अगर समान हो, दशमलव के पहले दोनों में 44 है और उसके बाद में कोई भी संख्या लिख लीजिए, और यहाँ 928। अब बताइए, दशमलव के बाद यहाँ 4 अंक है, यहाँ 3 ही अंक है, कौन सा बड़ा होगा। अब इस स्थिति में दशमलव के बाद हम अंक नहीं देखते, दशमलव के बाद हम अंक नहीं गिनेंगे, कभी नहीं। अंक जो है हम केवल दशमलव के पहले गिनते हैं, दशमलव के बाद वाले को हम दूसरे नियम से जो है देखना शुरू करते हैं, यानी कि केवल आगे वाला अंक देखेंगे। अगर दशमलव के पहले सब समान है तो उस दशमलव के बाद वाला अंक कौन सा है, और यहाँ पर दशमलव के बाद वाला अंक कौन सा है, यहाँ 7 है, यहाँ 9 है, तो यही बड़ा होगा। भले से इसमें 3 ही अंक है, इसमें 4 अंक है, लेकिन हम बड़ा किसको कहेंगे, जिसका पहला अंक बड़ा होगा वह बड़ा होगा, यानी कि यह बड़ा होगा। बड़े की तरफ मुंह खोलना है और छोटे की तरफ मुंह बंद रखना है। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे बड़ा छोटा करना। अब देखते हैं असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब कि बढ़ता हुआ क्रम, आरोही क्रम, और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब अवरोही क्रम। अब आरोही क्रम और अवरोही क्रम देखते हैं। तो दोस्तों, आरोही क्रम क्या होता है, आरोही क्रम होता है बढ़ता हुआ क्रम, यानी कि सबसे छोटा पहले, उसके बाद उससे बड़ा, फिर इसके बाद इससे भी बड़ा, फिर उसके बाद इससे भी बड़ा और इससे भी बड़ा। इस तरह से बढ़ते हुए क्रम में ले जाना असेंडिंग ऑर्डर होता है। यानी कि अगर हम सीढ़ी पे नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो असेंड करते हैं, और जब ऊपर से नीचे की तरफ आने लगते हैं तो डिसेंड करते हैं, यानी बड़े से छोटे की तरफ आ रहे हैं तो डिसेंडिंग होता है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब कि छोटे से बड़े की तरफ। आरोही क्रम क्या होता है, छोटे से बड़े के क्रम में रखना। कोई संख्या दिया है इस तरह से 8, 6, 12, 7, 19, 11। अब इसको हमें क्या करना है, आरोही क्रम में लिखना है। तो जो सीटेट में आएगा तो हो सकता है सैकड़ा तक के अंक दिए हों, 576, 681, 1215, इस तरह से होंगे। तो उनको आरोही क्रम में कैसे करेंगे, अभी हमने बताया कंपैरिजन करना, यानी कि पहले तुलना कर लीजिए कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। जो सबसे छोटा अंक है उसे पहले लिखिए, छोटा सबसे है 6, आरोही क्रम हम बना रहे हैं यहाँ से 6, फिर 7, फिर 8, उसके बाद 11, 12 और 19। ये क्या हो गया, असेंडिंग ऑर्डर। इसी का ठीक उल्टा, यानी कि बड़ा से छोटा
यानी कि ये 19 पहले लिख दें, फिर 12, फिर 11, 8, 7 और 6। ये क्या हो गया, ये डिसेंडिंग आर्डर हो गया, ये हो गया असेंडिंग आर्डर। तो असेंडिंग आर्डर बढ़ता हुआ क्रम, डिसेंडिंग आर्डर घटता हुआ क्रम। ठीक है। पूर्ववर्ती संख्या क्या है, अनुवर्ती संख्या यानी उत्तरवर्ती संख्या क्या है। प्रीडिसर होता है यानी ठीक पहले वाली संख्या, और अनुवर्ती है ठीक बाद वाली संख्या। कोई भी संख्या है उसके ठीक तुरंत बाद वाली संख्या जो होती है वो अनुवर्ती संख्या कहलाती है, उसके ठीक तुरंत पहले वाली संख्या कहलाती है पूर्ववर्ती संख्या। यानी कि जैसे 100 है, 100 के ठीक पहले क्या आएगा, 99। 99 क्या हो गया, उसका पूर्ववर्ती संख्या, और उसके बाद क्या आएगा, 101 आएगा। यह हो गया इसका अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या। ये हो गया प्रीडिसर और ये सक्सेसर। अब देखते हैं, जब भी ऐसे इस तरह से नहीं निकाल पा रहे हैं, जैसे ये है, ये संख्या है, अब इसमें कितनी बार 9 आएगा, कितनी बार प्रीडिसर वाले में इसमें दिक्कत हो जाती है। कभी कभी बच्चे जो है फंस जाते हैं। कैसे कि कितनी बार 9 लगाना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंक है इसमें, कितनी बार 9 लगाएं, तो 9 यानी कि 9 एक कम बार लगाएंगे। यानी कि अगर इसमें 7 अंक हैं तो 6 बार 9 लिखेंगे। कितनी बार, 6 बार। यह उसका पूर्ववर्ती होगा। और अनुवर्ती में 7 है तो 7 ही संख्याएं रहेंगी, 7 ही संख्याएं रहेंगी, लेकिन यहाँ जो अंतिम वाला होगा वो 1 हो जाएगा। ठीक है। यानी कि ये कितना है, यह है 10 लाख और यह है 10 लाख 1, और यह कितना है, आप बता दीजिए, 9,99,999। ठीक है। तो पूर्ववर्ती संख्या ठीक पहले वाली संख्या, उत्तरवर्ती संख्या ठीक बाद वाली संख्या। इसमें पूर्ववर्ती कैसे आता है, पूर्ववर्ती जो संख्या दी गई है इसमें 1 घटा दीजिए तो पूर्ववर्ती आता है, और इसी में अगर 1 जोड़ दीजिए, 1 जोड़ दीजिए तो अनुवर्ती आता है। तो पूर्ववर्ती के लिए 1 घटाएंगे और अनुवर्ती के लिए 1 जोड़ देंगे। जैसे 5 है, 5 में 1 जोड़ देंगे तो उसके बाद वाली संख्या 6 आ जाएगी, वो अनुवर्ती है, और 5 में 1 घटा देंगे तो 4 आ जाएगी, ठीक पहले वाली वह पूर्ववर्ती है। अच्छा, एक शब्द है अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती। ये क्या है, आप समझ सकते हैं। तो इसमें देखिए, जो अभी हमने देखा आरोही क्रम और अवरोही क्रम, वो उसी का दूसरा नाम है। अनुवर्ती यानी कि ये जो अभी पढ़ा, अनुक्रमानुपाती, तो अनुक्रमानुपाती यानी आरोही क्रम, और व्युत्क्रमानुपाती अवरोही क्रम, घटता हुआ क्रम, उल्टा व्युत्क्रम, यानी कि व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है। तो व्युत्क्रमानुपाती अवरोही क्रम, अनुक्रमानुपाती आरोही क्रम। ठीक दोस्तों, हम तुलना पढ़ रहे हैं, और तुलना पढ़ते हुए भिन्नों की तुलना भी हम पढ़ते चले तो अच्छी बात होगी। तो भिन्नों की तुलना कैसे करेंगे, भिन्न कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है, तो इसको पता करने के लिए हम 3 तरीके से पता कर सकते हैं। यानी कि पहला क्या है, कोई भी भिन्न है, 1/2 है, 3/4 है, 5/6 है और 6/8 है, इस तरह की संख्या है। अब इसमें देखिए सब जो है किस तरह के भिन्न है, अलग अलग है रहे। तो पहले आसान वाला सीखते हैं। आसान वाले में क्या है, 7/6, 9/6, 11/6, 5/6। सबका हर अगर समान है, सबका हर अगर समान है तो अंश में जिसका बड़ा होगा वही भिन्न बड़ी मानी जाएगी। कि यहाँ अंश जो है 11 है सबसे बड़ी, तो यह भिन्न सबसे बड़ी होगी, और जिसका अंश सबसे छोटा है वह सबसे छोटा होगा। और इसको आरोही अवरोही क्रम में भी लगा सकते हैं। सबसे छोटा 5/6, उसके बाद 7/6, उसके बाद 9/6, उसके बाद 11/6। ये हो गया आरोही क्रम। और
डिसेंडिंग करेंगे यानी अवरोही क्रम करेंगे तो उल्टा कर देंगे, सबसे बड़ी वाली पहले, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद इससे छोटी और लास्ट में सबसे छोटी। तो ये हो गया असेंडिंग डिसेंडिंग भिन्नों का, जिसमें हर समान है उसमें अगर अंश छोटा है तो भिन्न छोटा है, अंश बड़ा है तो भिन्न बड़ा होगा। मान लीजिए कि हर समान नहीं है, अंश समान है, सबका अंश अगर समान हो, हर जो है अलग अलग है, ठीक है, तब हम क्या करेंगे। मान लीजिए अंश सबका 6 है और हर अलग अलग है, अब देखिए अगर अंश समान है तो फिर ठीक उल्टा उसका, जब हर समान होता है तो बड़ी संख्या वाला बड़ा माना जाता है, लेकिन अगर अंश समान है तो अंश अगर समान है तो जिसके हर में जितनी ज़्यादा छोटी संख्या होगी वह भिन्न उतना ही बड़ा माना जाएगा। यानी कि यह यहाँ पर 5 सबसे छोटा है हर में, तो 6/5 जो भिन्न है ये सबसे बड़ी है, अन्य सभी भिन्नों से बड़ी है। यहाँ पर सबसे बड़ा नीचे 12 है, तो 6/12 यह भिन्न जो है सबसे छोटी मानी जाएगी। जिस भिन्न में हर जितना बड़ा होगा उतना ही छोटा उसका मान आएगा। तो यहाँ पर असेंडिंग क्या होगा, बढ़ता हुआ क्रम, यानी कि सबसे छोटा पहले लिखना पड़ेगा। तो छोटा भिन्न कौन सा, जिसका हर बड़ा, तो 6/12 ये सबसे छोटा भिन्न है। 6/11 इसके बाद वाला इससे बड़ा है, इससे भी बड़ा है 6/7 और इससे भी सबसे बड़ा इसमें से 6/5 है। और डिसेंडिंग करेंगे तो इसका उल्टा कर देंगे, सबसे बड़ा वाला पहले लिख लेंगे, ठीक है, उसके बाद उससे छोटा, फिर छोटा और सबसे छोटा एकदम अंत में लिखा जाएगा। तो ये हो गया आपका जब अंश बराबर हो तब। अब तीसरी बात जो ऊपर लिखा गया है, ना अंश बराबर है ना हर बराबर है, तब क्या करेंगे। तब देखिए हमें क्या करना है, सबसे सिंपल अगर है तो हर में अगर छोटी संख्या है तो हम भाग देंगे। भाग देने का मतलब कि जो भिन्न होते हैं इसको हम भाग के रूप में लिख सकते हैं। जो अंश होता है इसे बीच में लिखेंगे और जो हर में है इसे यहाँ भाजक के रूप में लिखते हैं। तो हम भाग देंगे, ठीक है, सबका भाग देंगे जितने भिन्न होंगे। जैसे कि 1/2 है तो 1 इधर 2 इधर, ठीक है, भाग देंगे तो सभी भिन्नों का मान दशमलव में आएगा। 0 बार गया, दशमलव लगाए, यहाँ 10 बन गया और 2 × 10 इस तरह से, तो 0.5 आ गया, इसका मान 0.5 आया। 3/4 करें तो 3 का भाग हम 3 में जो है 4 से भाग देंगे। 0 लगा, 0 बढ़ गया, 4 × 7 = 28, 0.7, ठीक है। अब इसके आगे घटाते रहेंगे, बढ़ता जाएगा। 6 से अगर भाग देंगे 5 में दशमलव लगाएंगे, यहाँ आ गया 50, 6 × 7 = 42, 6 × 8 = 48, तो यहाँ आ गया 2। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, हर अलग अलग संख्या अगर आ रही है तो हम यहीं रुक जाएंगे। मान लीजिए कि किसी में समान संख्या आ गई, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, तो हमें इसके बाद और सॉल्व करना है और दूसरा अंक भी निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर अलग अलग आ रहा है तो यहीं पे रुक जाओ। 0.8 आ गया। अभी 8 और 6 है, 8 से भाग देना है 6 में, तो दशमलव लगाए, 0 बढ़ा, 8 × 6 करता है 8 × 5 = 8 × 40, 8 × 7 = 56, 7 = 56, 4 बचा। अब ज़रा देखो, यहाँ भी 0.7, यहाँ भी 0.7, तो कौन सा बड़ा, दोनों बराबर आ रहा है, तो हमें एक अंक और बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ 0 बढ़ेगा और 4 चौके 16, 4 पंजे 20, ये तो यहीं समाप्त हो गया, ठीक है। 0.75 आया यहाँ, और यहाँ क्या आया 8, यहाँ 0 बढ़ा, 8 पंजे 40, ये भी यहीं समाप्त हो गया। 0.75, 0.75, यानी कि इसका मान भी 0.75, इसका मान भी 0.75, तो ये दोनों बराबर हो गए। और सबसे छोटा कौन सा हो गया, ये वाला। पॉइंट के बाद अगर देखें तो पहला अंक यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, यहाँ 7 है, तो सबसे छोटा 5 वाला है, यानी कि 1/2 वाला भिन्न सबसे छोटा है, 1/2 सबसे छोटा है। फिर ये दोनों बराबर है तो हम इसके बाद कॉमा लगा करके 3/4 = 6/8 लिख देंगे।
फिर कामा लगाएंगे और ये सबसे बड़ा है 5/6। इस तरह से आरोही क्रम हो गया इसका। ठीक, अब इसी तरह से आरोही क्रम में करना है तो सबसे बड़ा वाला पहले ही लिख दो, ठीक है, इसका उल्टा कर दो। एक और तरीका है, अगर भाग सबका नहीं देना चाहते हो तो एलसीएम ले लो। एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक अगर आपको आता है तो सभी हर का, जितने हर हैं सभी का लघुत्तम निकालो, लेसर। 2, 4, 6, 8 इन सब का लेसर क्या आएगा? 2, 4, 6, 8 इन सब का लघुत्तम समापवर्तक एक साथ निकालेंगे। 2 से कट रहा है, 2 1 के 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8 कट गया। फिर 2 से अभी कट रहा है ये वाला, 2 1 के 2, 3 नहीं कटा, इसे आ जाएगा 2 दूनी 4, ठीक है। फिर से अभी 2 है और 3 है तो 2 से काट देंगे इसको, 2 1 के 2, ये 1 1 तो पहले से इसमें उतार लेंगे, 3 नहीं कटा इसको उतार लेंगे, 3 से काटेंगे तो सब 1 1 हो जाएगा, जो पहले से 1 1 है, और 3 1 के 3 हो गया। तो यहाँ पे जितनी संख्याएं हैं इन सब का गुणा करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 कितना आएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तिरके 24, 24 यहाँ नीचे आ जाएगा, ठीक है। सबका एलसीएम क्या आ गया? सबका लेस है, ये क्या आ गया? लेस है, लेस है क्या आ गया? 24। तो हम सबके हर में 24 24 लिख देंगे, ठीक है। सबके हर में 24 24 लिख डालेंगे, ठीक है। लिखने के बाद अंश पता करेंगे कि किस में कौन सा अंश आएगा। यहाँ पर जो हर है इससे भाग देंगे इस वाले हर में, 2 से अगर इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा? 2 2 1 24 में अगर 2 से भाग देंगे, 2 1 के 2, 4 यहाँ और 2 दूनी 4, ठीक है। यहाँ क्या आया? 12। इस 12 का हम इस अंश में गुणा करेंगे, ठीक है। हर से पहले इसे हर में भाग देंगे, जो बार आएगा इसके अंश से गुणा करेंगे, तो 12 1 के 12 यहाँ लिखा जाएगा। इसी तरह से 4 का भाग देंगे, 4 छंग 24, 6 आया, 6 4 छंग 24, तो 6 का गुणा 3 में करेंगे तो 6 तरीक 18। 6 से इसमें भाग देंगे, 6 चौके 24, चौके आया तो चौके का 5 में गुणा करेंगे तो 5 चौके 20। इसी तरह से इसमें 8 8 तिरका 24, यहाँ आया तो 3 का गुणा ऊपर कर लो 18, 6 तिरिक 18। अब मिलाओ सभी भिन्नों को, सभी का हर समान है ना, और हर समान होता है तो हम जानते हैं जिसका अंश छोटा है वह भिन्न छोटा होगा, जिसका अंश बड़ा है वह भिन्न बड़ा माना जाएगा। तो देख लो यहाँ 12 है, यहाँ 18 है, यहाँ भी 18 है, यहाँ 20 है, तो सबसे छोटा ये पहले वाला है, ठीक है। ये सबसे छोटा है, इसका मतलब ये सबसे छोटा है, ये इसका मान है, ये सबसे बड़ा है, नहीं ये बीच में है, 20 वाला सबसे बड़ा है, 5/6 वाला सबसे बड़ा है। तो ऐसे हम कंपेरिजन कर सकते हैं, एलसीएम निकाल करके हम बता सकते हैं कौन सा भिन्न बड़ा है, कौन सा भिन्न छोटा है, और आरोही क्रम और अवरोही क्रम में लगा सकते हैं इसको। दोस्तों अब आइए बात करते हैं संख्याओं की विभाज्यता का नियम। किसी संख्या से कौन सी संख्या कटेगी वो विभाज्यता का नियम है। विभाज्यता का नियम में सबसे पहले 2 से चेक करते हैं कि 2 से कौन सी संख्याएं कटती हैं। इसको पता करने के लिए हमें क्या देखना है? इकाई का अंक किसी भी संख्या का। जैसे यहाँ कोई संख्या दिया है तो इकाई का अंक यहाँ क्या है? 1 है। इकाई का अंक अगर 1 है तो फिर यह 2 से नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि यह एक विषम संख्या है। जब इकाई के अंक पर कोई सम संख्या होगी, यानी कि सम संख्या का मतलब कि वह 2 से कट जाएगा। इकाई का अंक अगर 2 से कट रहा है तब वह पूरी संख्या 2 से कटेगी। तो 2 से विभाज्यता का नियम, इसका मतलब कि अंतिम अंक 2 से कटना चाहिए। क्या है? अंतिम अंक 2 से विभाज्य हो। यह 2 से विभाज्यता का नियम है। अगर 2 से विभाज्य है अंतिम अंक, 2 से कट रहा है अंतिम अंक, तो फिर पूरी संख्या में अगर हम भाग देंगे 2 से, तो फिर मान लो यहाँ 4 हो गया, ठीक है। 4 2 से कट जा रहा है, तो 2 से हम इसमें भाग देंगे तो ये पूरी संख्या कट जाएगी और शेषफल 0 बचेगा। 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 3 6
और 2 दूनी 4। तो देख रहे हैं आज शेषफल 0 आ रहा है। तो हम पता कर सकते हैं लास्ट वाले अंतिम अंक को देख करके। अंतिम अंक अगर 2 से कट रहा है, 2 से भाग जा रहा है, तो फिर वह पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। इसी तरह से इसका डबल देखो, 2 का डबल क्या होता है 4। तो 4 का चेक करने के लिए अंतिम दो संख्या 4 से कटनी चाहिए, ये वाली। अगर अंतिम 2 संख्याएं 4 से कट रही हैं, 4 से विभाज्य है, तो फिर पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। तो चेक कीजिए क्या यहाँ पर 4 से विभाज्य है। 64 4 से कटता है कि नहीं। तो पहले 64 में ही देख लो। 64 में 4 से भाग देंगे, 4 1 के 4, 2 4 6 24। ये देखो कट गया। इसका मतलब कि यहाँ चाहे जितनी बड़ी संख्या, इसके आगे चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, पूरा जो है अगर हम भाग देंगे 4 से, तो फिर वो कट जाएगा। बस केवल अंतिम 2 संख्या कटनी चाहिए। बस अंतिम 2 संख्या कट गई तो 4 से पूरी संख्या कट जाएगी। जैसे यहाँ हो रहा है 4 1 के 4, 3 बच गया, 4 9 36, कितना बच गया 2, 9 आया यहाँ, 4 6 24, कितना बच गया 28 तक ले जाते, 4 7 28, 1 बच गया। फिर 18 आया, 4 चौके 16, 2 बच गया। फिर 4 हुआ, 4 छंगे 24, कट गया। और आया 6, 4 1 के 4, 2 और यहाँ 4 छंग 24। देख लीजिए शेष 0 आ गया। यानी कि अंतिम 2 अंक अगर 4 से कट रहा है तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। कोई भी संख्या दे दिया जाए तो हम उसके अंतिम 2 अंक को देखेंगे और उसको देख करके बता देंगे कि यह 4 से विभाज्य होगा कि नहीं होगा। और इसी तरह से इसका 3 गुना क्या होता है, 4 का 3 गुना 8 होता है। नहीं 3 गुना नहीं, यह 2 का पावर 1 है, 2 का पावर 2 है और 2 का पावर 3 है। यानी कि 2 का 2 बार गुणा किया गया तो अंतिम 2 अंक देखा गया। अंतिम 2 अंक विभाज्य होना चाहिए। और अंतिम 3 अंक, क्योंकि इसकी घात में 3 है, 3 बार अगर 2 का गुणा करते हैं तब आता है 8 ना। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 कब आया 3 बार गुणा करने पर। यानी कि जो 2 वाली हमने देखा कि अंतिम अंक देखा जाता है, इसी तरह से इसमें अंतिम 3 अंक विभाज्य होने चाहिए। ये कोई बड़ी सी संख्या दी है। अंतिम अंक क्या है 2 है, अंतिम 2 अंक 32 है, अंतिम 3 अंक 132 है। क्या 132 8 से कट रहा है, 8 दूनी 16, 8 1 के 8, 5, 8 7 56, 8 7 56, 8 छंगे 48। देखिए 8 छंगे 48 तो आ रहा है, लेकिन यहाँ 4 शेष बच रहा है, ये नहीं कट रहा है। यानी कि इसमें हम भाग देंगे पूरी संख्या में अगर 8 से, तो फिर शेषफल बच जाएगा 4 और पूरी तरह से विभाज्य नहीं होगा। तो पूरी तरह से 8 से विभाज्य हो, इसके लिए क्या जरूरी है, अंतिम 3 अंक 8 से भाग देने पर कट जाना चाहिए, तभी वह संख्या विभाज्य होगी। तो 2, 4 और 8 एक ही तरह का है। तो 2 के लिए अंतिम 1 अंक कटना चाहिए, 4 के लिए अंतिम 2 अंक, 8 के लिए अंतिम 3 अंक विभाज्य होने चाहिए उस संख्या से जिससे चेक करनी है। 4 के लिए चेक करनी है तो अंतिम 2 संख्या 4 से कटनी चाहिए, अंतिम 3 संख्या किससे कटनी चाहिए, 8 से कटनी चाहिए। अब आइए 3 की बात करते हैं। 3 से कौन सी संख्याएं कटेंगी। देखिए कोई भी संख्या दी गई है, उसके अंकों का योग निकालेंगे, अंकों को जोड़ लेंगे सभी अंकों को, उसके बाद 3 से भाग देंगे। अगर 3 से भाग देने पर अंकों का योग कट जा रहा है, विभाज्य हो जा रहा है, 0 आ रहा है शेषफल, तो फिर वह संख्या पूरी चाहे जितनी बड़ी है 3 से विभाज्य हो जाएगी। ये देखिए ये कोई संख्या दी है, अब बताइए यह कटेगी 3 से कि नहीं कटेगी। तो हम जब तक पूरा भाग नहीं देंगे तब तक नहीं बता पाएंगे। हमें आसानी से बताना है अगर, तो हम इन सभी अंकों का योग निकालेंगे। 8 3 11, 11 2 13, 13 4 17, 17 6, 17 6 अच्छा 23, तो 17 6 23, फिर 23 7 30, 30 8
38। अब बताओ 38 जो है 3 से कटता है कि नहीं कटता है? तो 3 से यह नहीं कटता है। 3 के 3 तो कट गया, यहाँ 8 बच गया, 3 दूनी 6, 2 बच गया, नहीं कटा। अगर यही 9 रहा होता तो 3 तिरिका 9 होके कट जाता। तो हम क्या करें, यहाँ कोई एक संख्या बढ़ा देते हैं, यहाँ कर देते हैं 7 कर देते हैं। अब अंकों का योग जोड़ो, 8 3 11, 11 2 13, 13 4 17, 17 7 17 7 24, 24 7 24 7 31, 31 8 39, 39 में 3 से भाग देंगे तो 3 1 के 3 और यहाँ 9 बच गया, 3 तिरिका 9। देखिए अंकों का योग जो है वो 3 से काटने पर विभाज्य है। तो फिर ये संख्या अगर हम 3 से काटें तो शेषफल 0 आएगा। ठीक है, यह संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। यानी जो भी संख्या हो उसके सभी अंकों को जोड़ लो और उसको अगर 3 से भाग देने पर 0 आ रहा है तो यह पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। इसी तरह का बिल्कुल यही नियम है 9 का भी। 9 का भी क्या है, सभी अंकों को जोड़ लो, अगर वह संख्या 9 से कट रही है तो 9 से वह विभाज्य होगी। जैसे इनका योग 39 आया था, यह 3 से तो कट रही है, 3 से काटे कट गया। जरा देखो 9 से कटता है, 9 से काट रहे हैं तो 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 9 चौकी 36, 36 आ रहा है, 39 नहीं आ रहा है, तो यह संख्या 9 से नहीं कटेगी। अगर यही योग, इन्हीं अंकों का योग 9 से कट गया होता तो यह संख्या 9 से भी विभाज्य होती। ठीक है, तो 9 और 3 के लिए क्या है, संख्या के अंकों का योग 3 और 9 से विभाज्य होना चाहिए। विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, ये हुई ना बात। एक को चेक ही नहीं करना, एक से सब कट जाएंगे। 2 मिल गया, 3 मिल गया, 4 मिल गया। अब 5 और 10 की बात करते हैं। 5 और 10 किससे कटेंगे? देखिए 5 और 10 से कौन सी संख्याएं कटेंगी? 5 से वो संख्याएं कटेंगी जिसके इकाई अंक में 5 हो, और दहाई सैकड़ा इसके बाद चाहे जो भी संख्या हो उससे हमें नहीं मतलब है, बस इकाई का अंक 5 होना चाहिए या फिर 10 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। 5 और 0 इन दोनों में से कोई भी है तो फिर वह 5 से कट जाएगा, क्योंकि 5 जो होता है, 5 का अगर हम पहाड़ा पढ़े तो 5 के 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20, हमेशा या तो 5 आ रहा है या तो 0, या तो 5 या तो 0। तो अगर इकाई का अंक या तो 5 हो या फिर 0 हो, दोनों में से कोई भी एक है तो फिर वह 5 से कट जाएगी संख्या, चाहे जितनी बड़ी हो। और 10 से कटने के लिए 10 की पहाड़ा जरा देखिए, 10 दूनी 20, दूनी 30, चौके 40, सब में इकाई का अंक 0 है। तो अगर इकाई का अंक 0 है और दहाई पर कुछ भी हो तो फिर यह अंक क्या होगा, यह संख्या 10 से विभाज्य होगी, अगर लास्ट अंक, अंतिम अंक 0 है तब। तो 5 से कटने के लिए अंतिम संख्या 0 और 5, और 10 से कटने के लिए अंतिम संख्या 0। ठीक है, अंतिम अंक 0 5 होना चाहिए। 10 से काटने के लिए अंतिम अंक 0 होना चाहिए। ये हो गया 5 और 10 का विभाज्यता का नियम। बच गया क्या, 6 और 7। देखिए 6 क्या होता है, 2 गुणे 3 करने पर आता है। 2 3 6। तो जो संख्याएं 2 से कटे और जो संख्याएं 3 से कटे, अलग अलग नहीं, साथ साथ, यानी कि कोई संख्या है इस तरह से, अगर यह 2 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है तभी वह 6 से कटी हुई मानी जाएगी। तो 6 के लिए अलग से नियम नहीं है, यही 2 वाला नियम देखो और 3 वाला नियम। अगर दोनों से कट जा रहा है ये, तो फिर यह 6 से कटेगा। तो 2 से चेक करने के लिए अंतिम अंक 2 से कट रहा है, ठीक है 2 से कट रहा है। 3 से कटने के लिए संख्याओं का योग 3 से कटना चाहिए,
तो संख्याओं का योग क्या है? 8 3 11 4 15, 15 2 17, 17 1 18, 18 6 24, 24 कट रहा है क्या 3 से? 3 अट्ठे 24 कट तो गया। तो 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, यानी कि यह संख्या 6 से भी कटेगी। अगर हो सकता है 3 से ना कटता तब यह 6 से न कटता। अगर दोनों में से किसी एक से नहीं कट रहा है, जैसे 3 से कट रहा है 2 से नहीं कट रहा है, तो 6 से नहीं कटेगा और अगर दोनों से कट रहा है तभी जो है यह 6 से कटेगा। तो यानी कि 6 से अगर हम भाग दें तो फिर यह संख्या शेषफल 0 देगी। ठीक है। अगर कोई संख्या 2 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है, यानी कि 2 के विभाज्यता का नियम और 3 के विभाज्यता का नियम दोनों फॉलो कर रहा है, तो वह संख्या 6 से कट जाएगी। तो 6 से 2 गुणे 3 याद रखो, इनका दोनों का रूल जो है दोनों से विभाज्य हो। ठीक है, 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो, दोनों से विभाज्य होगा तो 6 से भी कटेगा। बचता है 7 वाला नियम। 7 में कोई भी संख्या, 7 के लिए क्या करेंगे? कोई भी संख्या जो दी गई है 7 8 9 1 2, 7 को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? 7 में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो आ जाएगा, कोई हार्ड नहीं है, बहुत आसान है। अंतिम अंक जो है ना, उसमें 2 का गुणा करो, उसके बाद अंतिम अंक को छोड़ करके जो बचता है उसमें से गुणा किया हुआ संख्या घटा दो। क्या करना है? अंतिम अंक ये है ना, इसको छोड़ लो। ठीक है, इसको हटा दो, इसका डबल इसमें से माइनस कर लो जो बचा हुआ है। इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, इसको माइनस कर लो। 4 से माइनस किए तो कितना आया? ये 7 हो गया, 11 में से 4 गया 7, यहाँ 0, यहाँ 9 8 और 7। ठीक है, फिर दोबारा वही काम करेंगे। अंतिम अंक लो, अंतिम अंक को हटाओ अलग, इसका 2 गुना करो, 2 गुना इसका 14, इसको माइनस कर दो जितना बचा था। ठीक है, माइनस करेंगे तो 10 में से 4 गया 6, 8 में से गया 7, 8 और 7। ठीक है, तब तक करना है जब तक कोई ऐसी संख्या न आ जाए जो 7 से कट रही हो। 7 से कटने वाली संख्या जब तक ना आ जाए तब तक करते रहना है। फिर से अंतिम संख्या हटा दिए, इसका डबल हम 12, 6 दूनी 12, 12 इसमें से घटा लेंगे, कितना आएगा? 7 में से 2 गया 5 और 8 में से 1 गया, 8 में से गया 7 और यहाँ 7 ऑलरेडी था। फिर से अंतिम संख्या का डबल, 5 दूनी 10, 10 इसमें से घटाएंगे तो 7 और 7 77। बताओ 7 77 कटता है ना, 7 से 77 आसानी से कट जाएगा। इसका मतलब कि ये जो संख्या दी गई थी यह 7 से कट जाएगी। तो 7 से चेक करने के लिए अंतिम संख्या का 2 गुना उसके बचे हुए संख्याओं से माइनस करने पर मिलता है। तो 7 वाला आप याद रखिए। 7 वाला क्या है? कोई भी संख्या है। एक और एग्जांपल लेते हैं, 8 6 2 4 3। इसके अंतिम संख्या को हम छोड़ेंगे अलग और उसके 2 गुने को, यानी कि इसमें 2 का गुणा कर लेंगे, 2 3 6, इसको हम बचे हुए संख्या में से माइनस कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, घटाएंगे तो कितना आया? 14 में से 6 गया 8, यहाँ बचा 1, 6 और 8। फिर से अंतिम संख्या का 2 गुना, 8 दूनी 16, 16 यहाँ माइनस कर लेंगे। ठीक है, माइनस करेंगे तो 11 में से 6 गया 5, 5 में से गया 4 और ये 8। फिर से अंतिम संख्या में 2 का गुणा करेंगे और माइनस करेंगे, 5 दूनी 10, तो यहाँ 4 और यहाँ 7, 74। क्या 7 के टेबल में, 7 के पहाड़ा में 74 आता है? पता नहीं। फिर से हम देखते हैं, इसका 2 गुना करेंगे, 4 दूनी 8, 8 माइनस करेंगे तो -1 आ गया। देखो भैया, ये अगर 0 आया होता या 7 आया होता तो 7 से कट जाता, लेकिन -1 आ रहा है तो नहीं कटेगा। ठीक है, 0 और 7 के अलावा कुछ भी आ रहा है जो 7 से नहीं कट रहा है तो फिर वो यह संख्या 7 से नहीं कटेगी, यानी कि यह जो संख्या दी गई थी यह 7 से नहीं कटेगी। ठीक है, 7 वाला नियम आपको याद हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, गुणनखंड, एलसीएम, एचसीएफ और विभाज्यता का नियम तो हो ही गया है।
तो गुणज देखते हैं, गुणनखंड देखते हैं और एलसीएम एचसीएफ। तो दोस्तों बात करते हैं गुणज और गुणनखंड की। गुणज क्या होता है? गुणज और गुणनखंड। गुणनखंड देखिए, गुणज बोलते हैं मल्टीपल और गुणनखंड को बोलते हैं फैक्टर। इसकी परिभाषा अगर देखें तो गुणज होता है वह संख्या जो किसी भी संख्या से गुणा करने के बाद आए। जैसे कि 8 है, 8 का जो गुणज होगा इसका हम किसी भी संख्या में गुणा कर दें, जो नंबर आएगा इसका गुणज ही आएगा, गुणज कहलाएगा इसका। जैसे इसका टेबल होता है जो, इसका गुणा अगर हम 1 में कर दें तो क्या मिलेगा हमें? 8 के 8 मिलेगा, तो 8 इसका पहला गुणज है। 8 में 2 का गुणा कर दें तो 8 दूनी 16, इसका दूसरा गुणज 16 है। 8 में 3 का गुणा कर दें तो 8 तिरिक 24, तो 8 का तीसरा गुणज 24 है। इस तरह से हम अनंत संख्याओं का गुणा कर सकते हैं। 8 में हम किसी भी संख्या का गुणा करते जाएं, इसका गुणज मिलता चला जाएगा। ठीक है, तो गुणज का अंत नहीं है, इसका प्रारंभ होता है 1 से। 1 का मल्टीप्लाई जब करते हैं तो यह संख्या खुद स्वयं या संख्या पहला गुणज होता है, यानी कि संख्या जो है अपना पहला गुणज क्या कहलाता है? स्वयं होता है उसका। किसी भी संख्या का पहला गुणज वह संख्या स्वयं होती है। गुणनखंड की बात करते हैं। अब 8 का निकाल लिए तो किसी भी संख्या का आप निकाल सकते हैं। 7 का निकालेंगे, 7 दूनी 14, 7 तिरिक 21, 7 चौक 28। तो इस तरह से कितने भी मल्टीपल आप निकाल सकते हैं, कितने भी गुणज निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं गुणनखंड की। गुणनखंड हुआ ऐसी संख्या है जिनसे वह संख्या भाग चली जाए, भाग हो सके। ऐसी संख्याएं जिससे उस संख्या में भाग दिया जाए तो शेषफल 0 आए, उसको हम उस संख्या का गुणनखंड कहते हैं। जैसे कि 14 है, 14 में हम किन संख्याओं से भाग दें कि शेषफल 0 आ जाए? वही संख्याएं, जिन संख्याओं से भाग देने पर शेषफल 0 आ रहा है, वही संख्याएं इसका गुणनखंड कहलाएंगी। मल्टीपल में गुणा किया गया और गुणनखंड में भाग दिया जाएगा। भाग देंगे अगर हम मान लीजिए सबसे छोटी संख्या 1, अभी 1 से मल्टीप्लाई किए थे ना, वैसे ही सबसे छोटी संख्या 1 से हम भाग दें अगर, तो क्या होगा? 1 1 के 1 और 1 चौके 4। क्या होगा? जब हम सबसे छोटी संख्या से भाग देते हैं तो इसका सबसे छोटा गुणनखंड हमें मालूम हो जाता है, और इसी के साथ साथ इसका सबसे बड़ा गुणनखंड भी मालूम हो जाता है। देखिए कहाँ, इसका जो ये बार आया ना, ये इसका सबसे बड़ा गुणनखंड है। इससे बड़ा गुणनखंड कोई नहीं हो सकता। तो यह संख्या स्वयं और 1, ये 2 गुणनखंड हर संख्या के होंगे। कोई भी संख्या है 1 से हमेशा विभाज्य होगी, और बार उसका कौन सा आएगा? यही संख्या आएगी। जैसे 28 है, 28 में अगर हम 1 से भाग देंगे तो यहाँ 28 ही आएगा, यानी कि इसका सबसे छोटा जो गुणनखंड है 1 है और सबसे बड़ा गुणनखंड 28 है। बाकी जो गुणनखंड होंगे इसके बीच में ही आएंगे। ठीक है, तो आगे के जो अन्य गुणनखंड है उसको मालूम करने के लिए इससे बड़ी संख्या से भाग करके देखते हैं। अब 14 है, अंतिम संख्या 2 है और यह 2 से 4 है, 2 से विभाज्य है, यानी कि यह 2 से कट जाएगा। तो हम 2 से भाग करके देखते हैं। चलिए 14 में 2 से भाग करेंगे तो 2 सत्ते 14, ठीक है, कट गया। तो ये भी दोनों गुणनखंड होंगे। ये पीछे की तरफ से बड़ा वाला है और ये छोटा वाला, तो 2 हम आगे लिख रहे हैं, 7 इस तरफ से लिखेंगे, क्योंकि इसके बीच में और इसके बीच में अब कोई गुणनखंड मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो 14 के पहले न तो 13 मिलेगा, न 12, न 11, न 9, न 10, किसी से भी 14 में भाग नहीं जाएगा। तो 2 से हम चेक किए, 2 से भाग चला गया, और इसके बाद यहाँ पे बार आया 7, तो 2 से भी ये कटेगा और 7 दूनी 14, 7 से भी कटेगा। तो इसके 2 गुणनखंड ये भी हो गए। अब इनके बीच में जो संख्याएं बचेंगी वही इसका गुणनखंड आएगा।
इनके बीच में कौन सी संख्या बची है? 3 बचा है, 4 बचा है, 5 बचा है और 6। तो चेक कीजिए इनमें से किसी से कट तो नहीं रहा है। देखिए 3 से काटेंगे तो 4 1 5, 5 3 से नहीं कटता, या 3 5 15 होता है, 14 नहीं होता है, 3 से नहीं कटेगा। तो 4 से चेक कर लो, 4 चौके 16 हो जा रहा है, नहीं कट रहा है। 5 से चेक करेंगे, 5 या 15 हो रहा है, नहीं कट रहा है। तो यानी कि अब किसी से नहीं कटेगा। तो इसके जो गुणनखंड हैं ये 4 गुणनखंड आए हुए हैं। ठीक है, इसी तरह से 28 के और गुणनखंड कौन कौन से होंगे? 28 के गुणनखंड होंगे, 2 से चेक करते हैं। 2 से जब भाग देंगे 28 में, ठीक है, 2 से जब भाग देंगे 28 में तो 2 1 के 2 और 2 चौके 8, 0 हो गया, यानी 2 होगा इधर से 14। ठीक है, अब इसके बाद और किससे चेक करें? 3 से चेक करते हैं। 3 से संख्याओं का जो जोड़ होगा वो 3 से कटना चाहिए। 8 2 10, 10 3 के पहाड़ा में नहीं आता, तो इसका गुणनखंड 3 से नहीं कटेगा। तो हम 3 के बाद 4 से चेक करते हैं। 4 7 28, तो कट गया, तो यहाँ 4 आएगा और यहाँ 7 आएगा। ठीक है, इसके बीच में आप चेक करते हैं कोई संख्या 5 और 6, 5 और 6 से चेक करते हैं। 5 से नहीं कटेगा, 50 25 5 6 30, तो नहीं कट रहा है। 6 से भी नहीं कटेगा, तो इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6, 6 गुणनखंड इसके हैं और इसके भी 4 गुणनखंड हैं। ठीक है, इस तरह से हम गुणनखंड निकाल सकते हैं। सबसे छोटा गुणनखंड 1 होता है, सबसे बड़ा गुणनखंड यह संख्या स्वयं होती है, और गुणनखंडों की संख्या निर्धारित होती है, ये अनंत नहीं होती। जबकि गुणजों की संख्या अनंत होती है, किसी भी संख्या से हम गुणा करें उसका गुणज मिलता चला जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अभाज्य गुणनखंड की तरफ। ये तो गुणनखंड था, अब अभाज्य गुणनखंड क्या है? हम जो अभी भाग दे रहे थे सबसे भाग करके चेक कर रहे थे। अभाज्य गुणनखंड वो होता है जिसमें केवल अभाज्य संख्याओं से भाग दिया जाएगा, केवल अभाज्य संख्याओं से भाग दिया जाएगा, तो अभाज्य गुणनखंड कहा जाएगा। और उतनी बार भाग दिया जाएगा जितनी बार कट जाए। जैसे 2 अभाज्य है सबसे छोटा, 2 से हम भाग देंगे, कट गया, फिर से 2 से भाग देंगे, कट गया। इस तरह से तब तक भाग देंगे जब तक कटता जाएगा। जब 2 से नहीं कटेगा तो फिर अगला अभाज्य संख्या हम चेक करेंगे 3, उससे बड़ी अभाज्य संख्या 3 से चेक करेंगे काट करके। तो अभाज्य गुणनखंड में हम केवल अभाज्य संख्याओं से भाग देते हैं। अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन ना, प्राइम फैक्टराइजेशन। चलिए 48 का निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। इस तरह से हम भाग देंगे, भाग देते जाएंगे, जो बचेगा उसमें फिर से अभाज्य संख्या से भाग देंगे, फिर से जो बचेगा फिर से। तो 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, इसी से शुरू करेंगे। 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, 24 आ गया। फिर देखो 2 से कट रहा है कि नहीं? 2 से कट जाएगा, तो 2 1 के 2, 2 दूनी 4, ये कट गया। फिर 2 से करेंगे तो 2 6 12, फिर 2 से करेंगे तो 2 3 6। अब देखिए 2 से नहीं कटेगा, अब हम अगली इससे बड़ी अभाज्य संख्या से भाग देंगे। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या थी, इससे हम कर लिए जितनी बार कटा। फिर उसके बाद 3 से 3 1 के 3, जब यहाँ 1 आ जाएगा तब हम रुक जाएंगे, और इसका अभाज्य गुणनखंड क्या कहलाएगा? 48 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। जो संख्याएं यहाँ जितनी बार कटी हैं उतनी बार लिखो यहाँ गुणा करके, यानी कि 2 × 2 × 2 × 2 × 3। अगर कोई संख्या बार बार रिपीट हो रही गुणा में तो हम उसका घात लगाते हैं, यानी कि 2 4 बार आया है तो 2 घाते 4 हो जाएगा, और गुणे 3 लिख सकते हैं 48 को। ठीक है, इस तरह से घात रूप में भी लिख सकते हैं गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड को। तो हमने देखा मल्टीपल देखा, फैक्टर देखा और प्राइम फैक्टराइजेशन देखा। अब प्राइम फैक्टराइजेशन के आधार पर हम इनके गुणनखंडों का योग भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे जरा देखो, इनके गुणनखंड कौन कौन से आए हैं? 1 2 7 और 14, कुल कितने गुणनखंड हैं? 4। हम बिना सबसे भाग दिए हुए हम बता सकते हैं कि गुणनखंड कितने हैं। किसी भी संख्या का कितना गुणनखंड होगा हम
डायरेक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन से बता सकते हैं। 14 का ना, 14 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लो। 2 सत्ते 14, 7 इक्के 7, तो 14 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 14 बराबर 2 गुणे 7। घात इसकी कितनी मानी जाएगी, एक ही बार गुणा है तो 1 1 मानी जाएगी, इसकी घात 1, इसकी घात 1, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इनकी घातों को 1 1 बढ़ा करके गुणा कर देंगे। इनकी घात 1 है तो 1 में और 1 जोड़ लो, ठीक है। और दूसरे की घात क्या है, 1 है, तो इसमें भी 1 और जोड़ लो, जितना भी हो। यहाँ 3 होता तो 3 में 1 जोड़ते, 5 होता तो 5 में 1 जोड़ते, 7 होता तो 7 में 1 जोड़ते। जितनी घात है यहाँ उसमें 1 जोड़ लेंगे और जो जोड़ने के बाद आया उसका गुणा कर लेंगे। यानी कि यहाँ 2 आया, 2 गुणे 2 यानी कि 4। कुल कितने गुणनखंड होंगे, इसके 4 गुणनखंड देख लीजिए। 14 के कुल 4 गुणनखंड आए थे, तो 14 के कितने गुणनखंड, 4 गुणनखंड कहाँ से मिल गए हमें, प्राइम फैक्टराइजेशन से आसानी से मिल गए। 28 के कितने गुणनखंड है, 6 ना, तो 28 का भी चलो चेक करके बताते हैं। 28 को हम डिवाइड करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 सत्ते 7 इक्के। अब देखो 2 गुणे 2 गुणे 7 यानी कि 2 की घात 2 गुणे 7 की घात 1, यही है ना। अब इसकी घात 2 है, 2 में 1 बढ़ा लेंगे यानी कि 2 धन 1 कर लेंगे और 1 में भी 1 बढ़ा लेंगे, क्या आ जाएगा, 3 गुणे 2 आ जाएगा, 3 दूनी 6। तो इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 6 है। गुणनखंडों की संख्या के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन में अभाज्य गुणनखंड में जो घात आया है उसको 1 1 बढ़ा करके गुणा कर लेंगे, जो आंसर आएगा वही उसके गुणनखंडों की संख्या होगी, ठीक है। अब आता है कि गुणनखंडों की जो जितने गुणनखंड आए हैं उन सभी को जोड़ने पर जो आता है उसको कैसे निकालेंगे। जैसे इसके गुणनखंड है 1 2 7 और 4, इनको जोड़ने पर कितना आएगा, 1 2 7 और 14, इनको जोड़ने पर क्या आएगा, तो 2 1 3, 3 7 10, 10 4 14, 1 हासिल 1 1 2, 24 आ रहा है जोड़ने पे। सभी गुणनखंडों को जोड़ने पर 24 आ रहा है। अब एक रास्ता तो ये हो गया कि हम इसके गुणनखंडों को अलग अलग निकालें चेक करके, फिर उन सबको जोड़ें, तब जो आंसर आएगा उसको हम कहेंगे कि यही आएगा जोड़। दूसरा रास्ता क्या है, जो यहाँ अभाज्य गुणनखंड आए हैं इनका हम क्या करें, जितनी घात है उतनी घात तक हम इस तरह से करेंगे। जैसे 14 का जो अभाज्य गुणनखंड है 2 घाते 1 गुणे 7 घाते 1, यही है ना। तो हम जो यहाँ पर है इसको 2 घाते 0 से स्टार्ट करेंगे, घात 0 से। अगर यहाँ 3 होता ना तो हम ऐसे करते हैं, 2 घाते 0, 2 घाते 1 प्लस 2 घाते 2 प्लस 2 घाते 3, लेकिन घात 1 ही है तो हम केवल 1 तक लिखेंगे, ठीक है। 2 घाते 0 प्लस 2 घाते 1, इसको ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। फिर इधर जो है 7 घाते 0 और प्लस 7 घाते 1, 1 तक है तो 1 तक जाएंगे। फिर इनको जोड़ेंगे, देखो किसी का भी घात अगर 0 है तो उसका मान 1 आता है, तो 2 घाते 0 का मान 1 और 2 घाते 1 का मान 2 और यहाँ इसका मान 1 और इसका मान 7, 7 1 के 7। अब क्या है 3, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 7, इनका गुणा कर लो, ठीक है। 7 3 7 3 21, क्या कहीं गलती हुई है, 7 3 10 4 14, 24 आना चाहिए, तो यहाँ 8 आना चाहिए, ठीक। 7 1 8, तो 8 3 24। देखिए जोड़ क्या है, 24 आया। हम अलग अलग निकाल के जोड़ें तब भी 24 आएगा, या जो गुणनखंड है उनको घात 0 से लेकर के जितनी घात तक है उतनी घात तक जोड़ लें, फिर गुणा करना है अलग वाले से। जैसे यहाँ 28 वाले देखिए, 28 की घात 2 घाते 2 तक है, यहाँ 7 घाते 1 तक है, तो गुणनखंडों का जो योग आएगा 2 घाते 0 धन 2 घाते 1 धन 2 घाते 2, ठीक है। इतना ही है ना, 2 तक है, 2 तक रुक जाएंगे। फिर इसका गुणा करेंगे किससे, 7 घाते 0 7 घाते प्लस करना है बीच में, 7 घाते 1
ब्रैकेट के अंदर प्लस करना है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0 घात 0 है तो मान 1 हो जाएगा, घात 1 है तो 2 ही रहेगा, घात 2 है तो 2 का गुणा 2 बार, 2 दूनी 4। ठीक, यहाँ 7 की घात 0 के मान 1, 7 घात 1 का मान 7। यहाँ जोड़ेंगे तो 4 3 7 गुणे 7 1 8, 8 7 56, यानी कि इन सभी गुणनखंडों को जोड़ने पर 56 आएगा। ठीक है, जोड़ करके देखें तो 28 जोड़ना है, 14 जोड़ना है, 7 जोड़ना है, 4 2 1 यही सब जोड़ना है। तो 8 4 12, 12 7 19, 19 4 33, 23, 23 और 2 25, 25 1 26, 26 का 6, 2 हासिल, 2 2 4 1 5। देखिए 56 आया। इसको जोड़ने पर अलग अलग गुणनखंड निकालें तब जोड़ें, चाहे इस तरह से हम 28 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें, उसके बाद इसको निकाल लें। ठीक है, इसको निकालने के बाद हम इस तरह से कर लें। ठीक है, अगर इसके घात को 1 1 बढ़ा करके गुणा करते हैं तो उसके फैक्टर की संख्या आती है जो 6 फैक्टर है। अगर इसकी घात को इस तरह से लिख के जोड़ लें, 0 से शुरू करके जहाँ तक इसमें है वहाँ तक लिख के उसके बाद जोड़ लें, फिर इसका भी लिख करके जोड़ लें, उसके बाद जोड़ने के बाद गुणा कर दें, तो फिर उसके सभी गुणनखंडों का योग आ जाता है। ठीक है, इतना ही है गुणनखंड में। अब आती है बात एलसीएम और एचसीएफ की। तो एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखते हैं उसको भी। दोस्तों, जो लघुत्तम समापवर्त्य है इस पे ज़रा ध्यान दीजिएगा। यहाँ समापवर्त्य है और यहाँ समापवर्तक, इन दोनों में क्या अंतर है? लघुत्तम का मतलब होता है कि सबसे छोटा, सम का मतलब कि समान, और अपवर्त यानी कि मल्टीपल या गुणज। लीस्ट यानी सबसे छोटा, कॉमन समान, मल्टीपल यानी गुणज। समापवर्त और गुणज एक ही होता है, यानी कि जैसे 12 है और 18 है, इसका हमें निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या पता करना होगा? अपवर्त पहले पता करना होगा। यहाँ क्या लिखा है? अपवर्त लिखा है ना। अपवर्त का मतलब कि मल्टीपल यानी कि गुणज। गुणज क्या होता है? हम गुणा कर करके निकालते हैं, मल्टीप्लाई करके निकालते हैं ना, मल्टीपल। यानी कि समापवर्त जो होता है इसमें पहले अपवर्त निकालना होगा, यानी कि गुणा करना होगा। ठीक है, गुणा करना होगा तो 12 सबसे होगा पहले, फिर 12 दूनी 24 होगा, 12 तिया 36 होगा, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छम 72, 12 सत्ते 84, इस तरह से मल्टीपल निकलता रहेगा। अब जरा देखिए कि समापवर्त में लघुत्तम ही क्यों निकलता है, महत्तम क्यों नहीं निकलता? जो महत्तम होता है वो समापवर्तक होता है, समापवर्त नहीं होता। ये समापवर्तक है, महत्तम समापवर्तक है और समापवर्त में लघुत्तम होता है। समापवर्त जो होता है इसके अंत का पता नहीं है, इसके अंत का छोर नहीं है, कब अंत होगा ये पता नहीं है, इसलिए हम सबसे छोटा वाला निकालते हैं। सबसे छोटा अपवर्त इसका 12 है। अब दो संख्याएं हैं, दोनों में अगर तुलना करें तो दोनों में समान, ऐसा अपवर्त जो दोनों में समान हो, और उसमें सबसे छोटा वाला क्या कहा जाएगा? लघुत्तम समापवर्तक, यानी कि एलसीएम कहा जाएगा। इसका अपवर्त क्या हो जाएगा? इसका मल्टीपल 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 18 पचे 90, 18 छक्का 108, 18 सत्ते 126, इस तरह से। अब जरा देखिए, कॉमन है कुछ, दोनों के अपवर्त में समान है। समापवर्त पहले पता करें। ये देखिए, ये मिल गया, और कहाँ मिल गया? ये देखिए, यहाँ मिल गया। ठीक है, तो इसका समापवर्त अभी 2 मिला। हमें क्या पता करना? लघुत्तम, सबसे छोटा। तो दोनों में सबसे छोटा कौन सा है? समापवर्त में दोनों सबसे छोटा 36 है,
यानी कि 12 और 18 का एलसीएम क्या आया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल 36 आया। ठीक है, मल्टीपल है इसलिए इनको मल्टीप्लाई करके निकाला गया है, इससे बड़ा ही आएगा। ठीक है, जो एलसीएम होता है लीस्ट लघुत्तम, वो इन संख्याओं से बड़ा ही रहेगा हमेशा, या तो इसके बड़े वाले संख्या के बराबर हो सकता है या फिर इससे बड़ा रहेगा। महत्तम समापवर्तक जो है इसमें क्या है, फैक्टर है। समापवर्तक यानी कि फैक्टर यानी गुणनखंड। तो जो भी संख्या है जैसे कि 12 है और 18 इसी का ही निकालते हैं, तो हमें इस बार मल्टीपल नहीं फैक्टर निकालना है, गुणनखंड निकालना है। तो 12 का गुणनखंड होता है 1, 2, 1 से भाग देंगे तो 12 ही आएगा, 2 से भाग देंगे तो 2 छंग 12 तो 6 आएगा, 3 से भाग देंगे तो 3 चौके 12। अब इसके बीच में कोई संख्या नहीं बचेगी तो इसके 6 हो गए गुणनखंड। 18 का 1 से भाग देंगे तो 18 बार जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो 2 9 18 9 बार जाएगा, फिर 3 से भाग देंगे तो 3 छक्के 18, और 3 और 6 के बीच में 4 और 5 आता है, जिनमें से 4 से भी ये नहीं कटेगा और 5 से भी नहीं कटेगा, तो इसके गुणनखंडों की संख्या 6 हो गई। अब ज़रा देखिए गुणनखंडों में समान कौन सा है। समान है ये और कोई समान है नहीं है। तो इसमें इसके सबसे बड़े वाले संख्या में तो पता है कि यहीं तक निकलेगा, इससे बड़ा इसका फैक्टर निकल ही नहीं सकता। और सबसे छोटा हमेशा 1 होता है, तो सबसे छोटा निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। तो समापवर्तक में लघुत्तम समापवर्तक नहीं निकलता, लघुत्तम समापवर्त निकलता है। और समापवर्तक में महत्तम निकाला जाता है, क्योंकि जो लघुत्तम होता है वो तो ऑलरेडी सबका पता है कि सबका एक ही आना है, लघुत्तम समापवर्तक एक ही आएगा सबका, इसलिए महत्तम निकाला जाता है। सबसे बड़ा कौन सा है समापवर्तक, सबसे बड़ा 6 है, तो इसका HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सबसे बड़ा महत्तम समापवर्तक 6 है। 12 और 18 का महत्तम सुनने में तो बड़ा लग रहा है ना, महत्तम, लेकिन ये भी तो ध्यान दीजिए कि समापवर्तक है। समापवर्तक मतलब कि गुणनखंड, और जो गुणनखंड होता है वो इस संख्या से हमेशा छोटा या इसके बराबर आता है। तो जो हाईएस्ट होगा वो या तो इन दोनों में से सबसे छोटा जो है छोटे के बराबर होगा या सबसे इनसे भी छोटा होगा। ठीक है, तो जो महत्तम समापवर्तक है इन संख्याओं में से या तो छोटे वाले संख्या के बराबर होगा या इससे भी छोटा होगा, जैसे यहाँ आया इन दोनों से छोटा आया है। और लघुत्तम का अर्थ तो सबसे छोटा होता है, लेकिन समापवर्त है जो इन संख्याओं से बड़ा ही आता है, ये बराबर है, या तो बराबर है या बड़ा होता है। तो बड़ी संख्या के बराबर हो सकता है एलसीएम, या फिर बड़ी संख्या से और बड़ी हो सकती है एलसीएम। तो ये तो हो गई बेसिक विधि। अगर तुम्हें आसानी से निकालना है बहुत कम समय में, तो फिर हमें देखना पड़ेगा एक और विधि। एक और विधि हम बताते हैं कि कैसे बड़ी संख्याओं का ऐसे गुणज निकालते रह जाओगे और जो है यहाँ भी फैक्टर निकालते रह जाओगे, नहीं सोच पाए तब किससे कट रहा है किससे नहीं कट रहा है, तब क्या करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन का सहारा लेना पड़ेगा, यानी कि अभाज्य गुणनखंड का। तो जो 12 18 है, या फिर चलिए 12 18 का ही निकाल के दिखाते हैं। एलसीएम जब HCF निकालेंगे, देखिए जब एलसीएम निकाल रहे हैं तो हम 3 संख्याओं का निकालते हैं। ठीक है, चल 3 संख्याओं का निकाल रहे हैं, अब पता चलेगा क्या होगा। 2 से कट रहा है, 2 छंग 12, 2 9 18 और 2 दाम में 10। ठीक है, अब जरा देखिए 2 से ये दोनों तो कट रहे हैं, ये नहीं कट रहा है, एलसीएम है इसलिए हम काटेंगे और भी काटेंगे। 2 से फिर से काटेंगे, अगर एक भी संख्या किसी संख्या से कट रही है तो उसको हम काट देंगे एलसीएम में। लेकिन अगर यही HCF है, HCF निकाल रहे हो तो तभी काटेंगे जब तीनों संख्याएं साथ साथ कटे, यानी कि 2 से 2 छंग 12, 2 9 18, 2 दाम 10। अब ऐसी कोई संख्या है क्या जिससे कि तीनों कट जाए? 2 से तो नहीं कट रहा है, 9 नहीं कट रहा है। 3 से चक्कर 3 दूनी 6 और 3 तिरिक्का 9, 2 तो कटा, लेकिन ये 3 से नहीं कटा, 3 से नहीं विभाज्य हुआ, तो हम 3 से भी नहीं करेंगे। 5 से करेंगे तो 5 से केवल अकेला हो रहा है।
तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं बची है जिससे तीनों कट जाए, है ना। तीनों जब तक साथ नहीं कटेंगे तब तक हम HCF में आगे नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसका HCF जो है यही होगा, यानी कि HCF इसका आंसर आ गया, एक ही बार में 2 होगा। लेकिन अगर LCM है, जब तक एक भी संख्या कटे काटते जाओ, 2 3 6, 2 5 10, और जो नहीं कटे उसको वैसे ही उतार लो, ठीक है। अब देखो 2 से कुछ भी कटने लायक नहीं है, 3 से कटेगा, 3 1 के 3, 3 3 का 9, और 5 नहीं कट रहा है, इसको ऐसे ही उतार लो, ठीक है। अब 3 से अभी ये कट रहा है, 3 से फिर से काटेंगे, जब तक एक भी संख्या कटेगी तब तक काटते रहेंगे। अब 5 से केवल 1 1 1। तो LCM में, लघुत्तम समअपवर्तक में, जब तक एक भी संख्या कट रही है तब तक हम काटते रहेंगे। HCF में तभी तक काटेंगे जब तीनों संख्याएं एक साथ कटें। HCF में तीनों संख्याएं एक साथ कट रही हैं तो काटेंगे, नहीं तो वहीं पे रुक जाएंगे। LCM में तीनों संख्याओं में से कोई भी कट रहा है तो काटते जाएंगे। अब जो यहाँ पे आया है आगे, इन सब का गुणा कर लो, यही LCM होगा। 2 बार 2 है, 2 बार 3 और 1 बार 5, तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, और 36 पंजे, 36 पंजे क्या हो जाएगा, 5 6 30, 5 3 15 3 18, ठीक है। 180 LCM आएगा 12, 18 और 20 का। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आगे की जो टॉपिक है, जैसे कि आंकड़ों का जो है संधारण है, पैटर्न है, इन सब में जो है थियोरेटिकल कुछ नहीं है पढ़ाने के लिए। इसके लिए हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन जो है सीटेट का जो भी पुराना क्वेश्चन है उसको लेते हैं, उसके आधार पर सलूशन बताते जाएंगे, तो आप समझ जाएंगे कि ये चैप्टर क्या है, ठीक है। तो हम अब आगे की चीज़ें जो भी बची हुई हैं वो सब क्वेश्चन के सहारे करेंगे, यानी कि इससे हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा और कुछ नए क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, तो सारा कुछ जो है कवर होगा। अब बच गया हमारा पेडागॉजी। पेडागॉजी भी हम क्वेश्चन के सहारे करते हैं क्योंकि उतना टाइम नहीं है। अगर कुछ थ्योरेटिकल है तो हम उसको अलग से बता देंगे, लेकिन ज़्यादातर जो है आप पढ़ाई क्वेश्चन मेथड से होगी, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, और हाँ, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, दोस्तों तक पहुँचाइए। बस सीटेट में चंद दिन बाकी हैं, ज़्यादा दिन नहीं बाकी है, कुछ ही दिन है, उतने में ही शेयर कर दीजिए, कुछ लोगों तक पहुंच जाए, कुछ लोगों का फ़ायदा हो जाएगा। तो आप लोग भी हमारे साथ ही सहायता करते रहिए इसी तरह से। धन्यवाद।